शिवपुर थाना क्षेत्र के बसई और गांधी चबूतरा के बीच शुक्रवार की दोपहर 3 बजे संगीता सिंह को स्कूली बस ने रौंद दिया। महिला घटनास्थल से महज 100 मीटर दूर श्यामापुरी कॉलोनी की निवासिनी थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बस को छोड़कर और कंडक्टर बस में सवार बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंपकर भाग निकले। मौके पर बस खड़ी रही, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बिहार के दुर्गावती के रंजीत रंजन सिंह ने श्यामापुरी कॉलोनी में मकान बनवाया था। पत्नी संगीता सिंह और 2 बच्चों के साथ वो वहाँ रहते हैं। दोपहर में संगीता सिंह पूजा का सामान लेने बसई बाजार गई थी। वो सामान लेकर कॉलोनी में लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कूली बस ने उन्हें पीछे से धक्का मारा। महिला सड़क पर गिरी और इतने में उसने उनका सिर कुचल दिया। दुर्घटना के समय बस में करीब 10 बच्चे सवार थे। इसी माह आयोजित तमिल समागम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी भवन पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने कुलपति से वार्ता कर ऑडिटोरियम व वहां होने वाले कार्यक्रमों पर वार्ता की। इससे पहले नगवा स्थित संत रविदास पार्क व घाट भी पहुंचे। तमिल समागम के कार्यक्रम यहां भी होने हैं, इसलिए यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री वाराणसी पहुंचे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 17 नवंबर से तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है। फीस वृद्धि के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के बाहर पिछले 22 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे CYSS के छात्रों से मिलने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद बीएचयू के सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों से छात्रों व नेताओं से तीखी बहस हो गई। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। आंदोलन जारी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के लोग विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं के आने की खबर मिलते ही सुरक्षा अधिकारी महातत कर्मचारियों के साथ पहुंच गए। आरोप है कि सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के बुकलेट और महान विभूतियों के छायाचित्र वाले पंपलेट फाड़ दिए। बस इस पर अनशनकारी छात्र और आप के नेता भड़क गए। इसके बाद तो तीखी बहस होने लगी। इस घटना से नाराज आप पार्टी के पदाधिकारी भी कुलपति आवास के सामने छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए। आदमपुर थाना क्षेत्र के मालवीय ब्रिज राजघाट से एक युवक अचानक गंगा में कूद गया, लेकिन वो डूबते हुए चीखने चिल्लाने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर राजघाट स्थित एनडीआरएफ टीम और स्थानीय मल्लाह मौके पर तुरंत पहुंचे और संयुक्त प्रयास से उसे बचाकर बाहर निकाला गया। जवानों ने तत्काल प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद एनडीआरएफ की वाटर एम्बुलेंस में ले जाकर नर्सिंग सहायक द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य होने पर उसे स्थानीय पुलिस के माध्यम से अग्रिम उपचार के लिए कबीर चौरा अस्पताल भेजा गया है। युवक का नाम सनी है, जो चांदमारी का रहने वाला है। लक्सा के श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में शुक्रवार को स्वामी अजितानंद का शव गमछे के सहारे लटका मिला। आश्रम प्रबंधन की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ में आश्रम में रहने वाले लोगों ने बताया कि स्वामी मानसिक रूप से बीमार थे और उनका उपचार चल रहा था। ऐसे में डिप्रेशन में आकर उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। लक्सा में लगभग 120 साल पुराना श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के मूल निवासी स्वामी अजितानंद श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए थे। वो वर्ष 2019 से लक्सा स्थित सेवाश्रम में रह रहे थे। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जयंत सिंह ने रविदास घाट पर फ्लोटी जेटी कम्युनिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की प्रगति देखी। 11 नवंबर को सीएम के साथ ही शिपिंग मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जेटी से परिवहन शुरू होने के बाद व्यापार व आवागमन में सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। गंगा में वाराणसी से लेकर हल्दिया तक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के लिए तमाम काम कराए जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे का ट्रैफिक 5 गुना बढ़ा है। यातायात 30 मिलियन टन से बढ़कर 109 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। इस साल और भी बढ़ेगा। नदी के किनारे की आबादी को सकारात्मक रूप से नदी से जोड़ना भी उद्देश्य है। गंगा में पुलों की दूरी को कम करने के लिए जेटी बनाई जा रही है। इसका संचालन स्थानीय संस्थाएं करेंगी। यहाँ से व्यापार व परिवहन में सहूलियत होगी। श्रीपद नायक जी और शांतनु ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह जी, वो लोग रहे, कंफर्म्ड है। और इस सिलसिले में एक और हमारा कार्यक्रम है, वो है आपके ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पे गति शक्ति सेमिनार है जो इंटर मोडल कनेक्टिविटी के बारे में, जिसकी आज काफ़ी चर्चा चल रही है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को इन्वॉल्व करने के उद्देश्य से हम लोग एक और सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें वाटरवेज, शिपिंग, रेलवेज, रोडवेज सेक्टर के लोग रहेंगे। और एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा जिसमें हमारे क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल है, वहाँ से भी जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। उद्घाटन यहीं पे यहीं से हो रविदास। ये 11 तारीख को है। 11 तारीख को अपराह्न 11 बजे।
तैयारी भी आज शुरू ही है, क्योंकि देव दीपावली पड़ी है बीच में। देव दीपावली के बाद साफ सफाई करा के इसको तैयार किया जाएगा। आज निरीक्षण भी है। हाँ, आज निरीक्षण भी है इसका। निरीक्षण चल ही रहा, आप देख जो रहे हैं, निरीक्षण ही हो रहा है। कैंट पुलिस ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। बताया जाता है कि 2 पुलिस चौकियों के बीच खोले गए स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। कुछ लोगों ने एसीपी कैंट मनीष शांडिल को इस बारे में सूचित कर दिया। बताया जाता है कि एसीपी कैंट फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर 2 युवतियों और 1 युवक पकड़े गए। स्पा सेंटर में बियर और शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि अभी एक पखवाड़े पूर्व पांडेपुर क्षेत्र में भी स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के अड्डे का भांडाफोड़ हुआ था। इस दौरान 3 युवतियां और हुकुलगंज का 1 युवक पकड़ा गया था। तीनों युवतियां बिहार की रहने वाली थीं। इसके बाद स्पा सेंटर की आड़ में दूसरे देह व्यापार के अड्डे का खुलासा हुआ है। उद्योग और व्यापार मंत्री नंद कुमार नंदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जुटाएं। नंद कुमार नंदी शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की जरूरतों, उद्योग व्यापार की जरूरतों के लिए व्यापारी, उद्यमी, विशेषज्ञ सभी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति 2022 तैयार किया है। इसे लेकर उद्यमी व व्यापारी बहुत ही खुश और उत्साहित हैं। इससे आने वाले दिनों में विकास, रोजगार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। हम लोग अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर हैं। नीति 2022 कैबिनेट में पास हुई है। इससे तमाम व्यापारीगण को, इंडस्ट्री लगाने वाले को, इन्वेस्ट करने वाले को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों को अपनी नीति में जहाँ जहाँ जटिलताएँ हैं उसको कैसे सरल किया जाए और कैसे इंडस्ट्री लगाने वाले को, व्यापार करने वाले को सहूलियतें प्रदान की जाए, एक बहुत ही अच्छी और सभी स्टेक होल्डर से, चाहे जिस तरह की इंडस्ट्री लोग लगाते हैं, सभी स्टेक होल्डर के साथ। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को गंगा स्नान के लिए घाटों पर आस्थावानों का रेला उमड़ा। लोगों ने गंगा में स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन किया। वहीं गरीबों व भिखारियों को दान देकर पुण्य कमाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसके बाद मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। देवोत्थान एकादशी स्नान के लिए वाराणसी के दशाश्वमेध 80 समेत अन्य घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। घाटों पर व गंगा में पुलिस, जल पुलिस व एनडीआरएफ की टीम सक्रिय रही। क्योंकि भगवान विष्णु जी जो शयन कर रहे थे, आज जागरण होगा और इसको प्रमोदनी एकादशी बोलते हैं। और इसका महत्व ये है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, ये कार्तिक मास अन्नदान और दान के लिए विशेष पर्व माना गया। तो आज के दिन जो है स्नान, दान इत्यादि का बहुत महत्व है और इसमें ऊनी वस्त्र का अधिक दान का महत्व बताया गया है। और आज भगवान विष्णु के साथ जो है, भगवान विष्णु जी का तुलसी जी के साथ विवाह होगा, तो इसको प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं। इससे धन धान्य आदि जो मनोकामना मनुष्य की है वो आवश्यक पूर्ण होती हैं। इसका ये महत्व है। पहले 4 महीनों से जो कार्य भी रुके हुए थे वो भी आपसे शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान जो है शयन कर रहे थे, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है और एक आज से प्रारंभ हो जाएगा। भगवान विष्णु जी का जागरण हो जाएगा। इसके बाद जो है सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, शादी विवाह इत्यादि जो है। देव दीपावली पर इस बार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भव्य काशी और दिव्य काशी की झलक देखने को मिलेगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए करोड़ों की लागत से जहां काशी के घाट और आसपास जगमगाएंगे, वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता पूरे सबाब पर होगी। कमिश्नर कौशल शर्मा ने बताया कि बाबा का दरबार इस बार वैसा ही सजेगा जैसा धाम के लोकार्पण के दौरान सजा था। इसकी लागत 80 लाख होगी।
कमिश्नर ने कहा कि दुनिया भर से काशी आने वाले श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम जरूर देखने और दर्शन करने आते हैं। स्वाभाविक है कि काशीवासियों के अलावा देश के विभिन्न भागों और विदेश से आने वाले पर्यटक जब देव दीपावली देखने काशी आएंगे तो बाबा दरबार जरूर जाएंगे। बाबा दरबार भव्य तो है ही, लेकिन देव दीपावली पर अद्भुत सजावट होगी। इसके लिए विशाखापट्टनम के बड़े डेकोरेटर भोले दरबार की सजावट के लिए तैयार हो गए हैं। 80 लाख रुपए की लागत से दरबार की सजावट की जाएगी। वैसी ही सजावट इस देव दीपावली पे है और कोशिश ये भी है कि इस साल हम लोग ये परंपरा शुरुआत करें तो हो सकता है हर साल जो ऐसे बड़े मौके आएँ जिसमें हमारे जो हिंदू त्यौहार पड़ते हैं उस प्रकार से इसकी सजावट हर बार करवाई जा सके। तो इसका भी एक ट्रेंड डालने की कोशिश की जा रही है कि कुछ डोनर्स के माध्यम से, कुछ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से अगर ऐसी सजावट ऐसे बड़े त्योहारों पे भविष्य में भी कराई जा सके तो जो भी वीआईपी आएंगे, जो भी श्रद्धालु नेशनल इंटरनेशनल आएंगे तो उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। ज़्यादा उनकी श्रद्धा भक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अट्रैक्ट होगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ काशी की जनता को भी मिलेगा कि देव दीपावली के और काशी विश्वनाथ जी के श्रृंगार के माध्यम से और भी ज़्यादा पब्लिक देव दीपावलियों पर अट्रैक्ट हुआ करेगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।